हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरके स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे वस्तु अभी इस समय है कि नहीं है। हमें देखना है क्या हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, चाहे है, वो पदार्थ है या नहीं है। जैसे अभी हम आपसे कहें कि आपके पास कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो कुछ वस्तुओं का नाम आप रखेंगे। जैसे मोबाइल ही आपके पास है, मोबाइल अगर आपके पास है तभी तो आप देख पा रहे हो। उसके बाद से हो सकता है कि आप नोट करने के लिए नोटबुक रखे हो, कॉपी रखे हो, किताब रखे हो, पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, कुर्सी पर बैठे हो, मेज होगा आपके पास, और ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके इर्द गिर्द होंगी। देखिए, उन जितने भी वस्तुओं का नाम हम रख रहे हैं, सब में एक गुण है। ध्यान समझिएगा कौन सा गुण है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, आइए कि ये जो है कि व्हाइट बोर्ड भी हमारे पास है, जिसकी मदद से हम लोग समझ लेंगे। या देखिए, जब इसको हम रखते हैं तो ये कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरता है, यानी ये स्थान घेर रहा है। इसका मतलब ये मार्कर स्थान घेर रहा है। ये व्हाइट बोर्ड हमने लगाया है। आप बताइए, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे वाला भाग जो दीवार पे हमने लगाया है, क्या वो दीवार दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब इस बोर्ड ने कुछ ना कुछ जगह घेर रखा है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ इसने जगह घेर रखा है। उसके बाद से अब अगर बात करें हम कि द्रव्यमान की, यानी जो वस्तु है वो स्थान घेर रहे हैं। आपके पास जितने भी वस्तु है वो स्थान घेर रहे हैं। द्रव्यमान की बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान जरूर होगा। अच्छा, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का तो कुछ ना कुछ वेट होगा, द्रव्यमान होगा। ये व्हाइट बोर्ड है, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अगर ये कील मजबूत से नहीं ठोका गया होता तो ये बोर्ड नीचे गिर जाता। बताइए, इसमें द्रव्यमान है तभी तो। आगे ध्यान से समझना है, यानी हम चीजें सीखे कि वस्तु जो भी हमारे आसपास है वो स्थान भी घेर रही है और उसमें द्रव्यमान भी है। तो जो वस्तु स्थान घेरती है वह जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें ही हम पदार्थ कहते हैं। यानी आप परिभाषित कर सकते हो कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो वह जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। यहाँ पे भी आप डेफिनेशन देख सकते हो, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। यानी हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं दिखाई अभी दे रही थी वो सब के सब जो है कि पदार्थ है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, पानी इत्यादि सब के सब जो है कि पदार्थ में आ जाएंगे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब के सब पदार्थ हैं। अब हम बात करें पदार्थ के कुछ गुणों की, तो आपको पता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी जो भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन छोटे कण को ही परमाणु बोला जाता है। यह अलग बात है कि परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर जो है कि पदार्थ को बनाते हैं। आगे बात करें हम अणु परमाणु के बारे में, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग पदार्थ के कुछ और गुण देखते हैं। तो अभी हम लोग एक गुण पढ़े कि पदार्थ स्थान घेरता है, और दूसरा पढ़े कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है। ये 3 गुण हो गए। अभी पदार्थ के कणों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। यानी पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, क्या उनके कणों में भी कोई गुण पाया जाता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम करेंगे एक छोटा सा प्रैक्टिकल, जिसको आपको भी घर पे करना चाहिए। आपको लेना है एक ग्लास, महंगा वाला नहीं लेना है, सस्ता वाला लेना है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको लेना होगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास लेने के बाद आपको उसमें जल भर देना है। साफ जल भरना है ताकि दिखाई दे सब कुछ, जो भी क्रियाकलाप होगा वो दिखाई दे। चलिए, यहां पर हम एक गिलास में जल भर लिए। उसके बाद से जो जल का सबसे ऊपरी भाग होगा, जो जल का सतह होगा, उस पर एक निशान लगाना है। जल पर निशान नहीं लगाना है, इस गिलास के बाहर निशान लगाना है। किसी मार्कर से लगा सकते हैं आप। अब आपको क्या करना, 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक आपको इसमें ऐड करना, मतलब डालना है। देखिए, यहाँ पे हम 1 चम्मच बना दे रहे हैं। आप भी ऐसे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। शायद आपके घर में चम्मच होगा, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच का चित्र बनाया है। चलिए, इसमें कुछ नमक रख देते हैं, 1 चम्मच नमक रख देते हैं। इस नमक को जब हम इसमें मिलाते हैं और इसको पूर्ण रूप से घुला देते हैं,
तो तब भी हम देखते हैं कि जो इस पानी का जो तल है, जो मार्क हम किए थे उसके ऊपर जाता नहीं है। अब प्रश्न ये है कि हम जानते हैं कि जब किसी पात्र में अगर जल रखा हो, उसमें कोई चीज हम डालते हैं तो जल का सतह ऊपर चढ़ जाता है। तो बताइए, जब नमक जब डाला गया इसमें तो कुछ ऊपर आना चाहिए था ना। इसका मतलब नमक जो इसमें गया वो पूर्ण रूप से घुल गया, तो फिर घुल के गया कहाँ, जो दिखाई भी नहीं देता है। इसका मतलब ये पानी के कणों के बीच कुछ न कुछ खाली जगह है जहां पे नमक के कण जाके विलीन हो गए हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह है, अर्थात रिक्त स्थान होता है। यदि पहला अवलोकन होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप इस तरीके से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं अभी। जैसे मान लीजिए हम एक और गिलास इस बार लेते हैं, आपको ज्यादा खर्च नहीं करना, इसी को गिरा के धो के काम चला लेना है। चलिए यहां पर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक गिलास लिए हम लोग, इसमें कुछ कुछ क्या पानी भर लेते हैं। इसमें निशान नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, आप बताइए इसको कभी देखे हैं? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ऐसे कैसे बताएंगे। यहाँ देखिए, इसको आप लोग बचपन में देखे होंगे, आपको जब दवा पिलाया जाता होगा तो इसका प्रयोग किया जाता होगा। इसका प्रयोग दवा पिलाने में किया जाता है। यहाँ पे एक रबड़ होता है जिसको दबाने पर एयर बाहर निकलती है, छोड़ देने पर एयर अंदर निकल जाता है। इस प्रकार से इसमें हम स्याही के कुछ बूंदे ले लेते हैं, अब बूंदों को इसमें डालते हैं। अब एक बात बताइएगा, जब स्याही की बूंद हम डालेंगे तो इस जगह पे गिरेगा ना, लेकिन आप देखोगे थोड़ी देर में कि ये स्याही की बूंद यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी, मतलब इस ग्लास में पानी जहां था पूरा फैल जाएगा। अब एक बात बताइए, हम तो गिराए थे इस भाग पर ना, जल के इस भाग पर हमने स्याही की बूंदों को गिराया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पानी जहां तक है वहां तक पूरा स्याही फैल चुकी है। अब प्रश्न यह है कि स्याही की बूंदे यहां से यहां तक आई कैसे? इसका मतलब स्याही की बूंदे यहां से आने में, कोई भी वस्तु गति कब करती है? जब एक जगह से दूसरी जगह चलती है तब न जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके पानी के जो कण है वो गति कर रहे हैं, तभी तो स्याही की बूंदों को एक जगह से दूसरे जगह लेके चल रहे हैं। यानी पदार्थ के कणों में निरंतर गति होती है, यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। ये हम लोग का दूसरा हो गया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तभी तो आप जो है कि जब जल का, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी पानी लिए आप ला रहे थे, आपको जो थोड़ा सा वजन अधिक लगा, गिर गया आपसे, देखते हैं फर्श पर गिरता है, पूरा काफी दूर तक जो है कि फैल जाता है। इसका मतलब पदार्थ जो जल था उसके कण गति करे तभी तो फैल रहा है। वह ईंट लेके आते हैं, ईंट गिर जाएगा, वहीं के वहीं रह जाएगा। तो आप समझ सकते हो, कुछ पदार्थ है जिनमें गति ज्यादा होती है, कुछ पदार्थ है जिनमें गति कम होती है। जैसे बात करें ठोस पदार्थ की, तो ठोस पदार्थ के कणों की गति जो होती है बहुत कम होती है। पहली बात तो उसमें खाली जगह ही नहीं होता है गति करने के लिए। दूसरा, द्रव की गति होती है ठोस से अधिक होती है, लेकिन गैसों में जो गति होती है वो सबसे तेज होती है। तभी तो यहाँ गैस को छोड़ेंगे ऐसे फुस दे करके गायब हो जाएगा। आई होप कि ये भी समझ गए आप। अब तीसरा हम लोग समझेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन करते कैसे इसको आप प्रैक्टिकली हम समझाते हैं। आपको एक नलका बनाना है यहाँ पर। चलिए हम एक नलका बना देते हैं। जैसे देखिए हमने एक नलका बनाया। चलिए यहाँ पे पहले हम एक नलका बना ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नल बना रहे हैं हम, ठीक है। एक इस प्रकार से आपको भी नल बना लेना है। चलिए ये हमने नल बनाया। यहाँ पर आपके घर में ये नल जरूर होगा। इस तरीके से आपको एक नलका बनानी है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, देखिए जब इसका टूटी इसको कहते हैं ना, जब इसमें जब जल गिरता है तो उसकी एक धारा बहती है। कितनी धारा बहती है? ऐसे जब जल खोला जाता है तो उसकी एक धारा बहती है।
उसमें आपको क्या करना है, उस धारा के बीच में कोई कंकड़ पत्थर कुछ भी उठा लेना है, उसके नीचे ऐसे करना है। बचपन में आप लोग किए होंगे, जब गिरता होगा तो आप ऐसे हाथ लगाते होंगे, देखते होंगे कि धारा बट जाती होगी, ऐसे बट जाते होंगे, फिर नीचे देखते होंगे तो ऐसे जाके धारा मिल जाती होगी। यानी अगर हम यहाँ पे अगर कोई पत्थर रखे तो ये धारा ऐसे बट जाएंगी, बिल्कुल बट जाएंगी। उसके बाद से नीचे आप देखोगे तो ऐसे मिल भी रही होंगी। अब बताइए एक चीज, जो धारा ऐसे बटी थी वो बटी हुई चली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, नीचे जाने के बाद वो धारा फिर से मिल जाती है। इसका अर्थ ये है कि पदार्थ के जो कण है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तभी तो एक पास आ रहे हैं। तो इससे एक और निष्कर्ष निकला कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हम लोग का फाइनल और तीसरा गुण था। तो आई होप कि ये आपको पदार्थ समझ में आया, पदार्थ के कणों के गुणधर्म समझ में आए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था। तो आप लोग इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी हम आते हैं पदार्थ की अवस्था पर। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे देखिए, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 5 होती है। मुख्यतः अभी तक हम लोग 3 अवस्थाओं को पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी भी हमें 3 ही अवस्था पढ़ना है इस क्लास में, लेकिन जान जाइए कौन कौन से अवस्था है। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, और चौथा प्लाज्मा, और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं हैं जिसमें हम लोग 3 पर बात करेंगे। बात करते हैं पहला ठोस पर। तो देखिए, यहां पे आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों की हम एक चित्र बनाए हैं। यहां पे देख रहे हो इसके जो कण है इतने पास पास है, मतलब एक हाईली कॉम्प्लेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जो है कि बंधे हुए हैं, यानी प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हो इसकी तुलना में इसमें गैप दिखाई दे रहा होगा, यानी इनके कणों के बीच कुछ खाली जगह है और इनके बीच तो बहुत ही खाली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बीच जो आकर्षण बल होगा थोड़ा सा कम होगा क्योंकि खाली जगह ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत जो है कि ज्यादा गैप है, इसका मतलब इसमें आकर्षण बल सबसे कम होगा। तो यहाँ पे कणों की स्थिति अभी आप ठोस, द्रव, गैस में आप देख रहे हो। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आप एक बात बताइए, जैसे कोई किसी भी कण के बीच आकर्षण बल तब ज्यादा ना होगा जब उसके कण पास पास होंगे। जैसे आप देखते होंगे जब आप दोस्त होते होंगे, जब किसी क्लास में जाके बैठते होंगे, तो जब दोस्त आपके पास बैठता होगा तो आकर्षण बल ज्यादा होता होगा, रोज बातचीत होती होगी, कुछ न कुछ क्रियाकलाप होता होगा। वही अगर एक पीछे बैठे एक आगे बैठे तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा। किसी दिन ऐसा होगा कि आपका आकर्षण बल कम हो जाएगा, मतलब आपकी दोस्ती कम पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें होता है, जब कण पास पास होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा और दूर दूर होंगे तो थोड़ा सा कम होगा। आगे हम बात करते हैं इसके आकार की, इसके आयतन की। तो चलिए करते हैं। तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। आकार का मतलब आप जैसे ईंट को रखते हैं, आप यहाँ रखिए चाहे कहीं भी उठा के रखिए, उसका आकार निश्चित होती है, उसकी जो विमाएं होती है वो भी निश्चित होती है। नहीं, ठोस कोई भी ठोस होगा तो उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। बात करें आयतन की तो उसकी आयतन भी निश्चित होती है, उसकी मात्रा जितनी रहेगी उतनी ही रहेगी, आप कहीं भी उठा के रखिए चाहे कुछ भी कीजिए। उसके बाद बात करें तो जितने भी ठोस होते हैं वह कठोर होते हैं। अभी बात करें तो उनके कणों के बीच इतना ज्यादा आकर्षण बल होता है कि बहुत ही कठोर होते हैं। कुछ ठोस है जो कठोर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे ठोस जो है कि कठोर होते हैं। इसे लगभग ये असंपीड्य होता है, इसे लगभग और संपीड़ित मतलब संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। यानी उसके आकार में अगर मान लीजिए आप कोई प्रेशर डालते हैं तो लगभग उसका आकार नहीं बदलता है, यानी बहुत कम इसमें संपीड्यता होती है। इसकी निश्चित विमाएं होती है, अभी आपको बताई गई। उसके बाद हम बात करेंगे द्रव की। तो द्रव का अनिश्चित आकार होता है। देखिए, आकार का मतलब, द्रव का मतलब हुआ पानी, तेल, दूध, ये सब जो है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको आप जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए वही पानी आप अगर बोतल में रखते हैं तो बोतल जैसा हो गया, अगर किसी बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी जैसा, ग्लास में रखते हैं ग्लास जैसा, यानी उसका आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद बात करें आयतन की, तो मात्रा तो वही होगी ना, आप बोतल में रखिए, बाल्टी में रखिए, चाहे लोटा में रखिए, बात एक ही है। उसकी मात्रा जितनी 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, यानी जो आयतन है, मात्रा है वो निश्चित होती है, जो है कि आकृति अनिश्चित होती है।
इसमें बहाव होता है। बिल्कुल, जब पानी कहीं भी आप रखते हो चाहे गिराते हो तो उसमें बहाव होता है। अभी बताया गया कि उनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होती है, इसीलिए उसमें बहाव होता है। उसके बाद कम संपीडित, इसको संपीडित देखो किया जा सकता है, लेकिन गैस की तुलना में इसे कम संपीडित किया जा सकता है। संपीडित का मतलब होता है आकार बदल देना। यहाँ पे देखिए अनिश्चित, इसकी जो विमाएं होती है अनिश्चित होती है। यहाँ पे बीमा का मतलब आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से समझ सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल में पानी दूध तेल ले सकते हैं। यहाँ पे है अनिश्चित आकार। गैस का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। अब ध्यान से समझना, आप गैस को रखते होंगे तो खाली ऐसे तो छोड़ते नहीं होंगे, किसी न किसी पात्र में रखते होंगे। तो जिस भी पात्र में आप रखते हो उसी का पात्र ग्रहण कर लेता है, उसी का आकार जो है कि ले लेता है। आयतन की बात करें तो इसका जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस हमेशा कुछ न कुछ रिमूव हो जाएगा। इस पात्र में से दूसरे पात्र में आप रखोगे तो कुछ न कुछ उसका आयतन में कमी आएगी। तो इसका जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। इसमें भी बहाव होता है और इसमें इसको अधिक संपीडित किया जा सकता है, क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। इसकी अनिश्चित विमाएं होती हैं। एग्जाम्पल में आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, नियान, ये सारी चीजें आप जो भी गैसीय अवस्था में है उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर डिफाइन करना है ठोस को, ठोस अवस्था क्या है, तो आप कहोगे कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए द्रव को परिभाषित करना है तो आप कहोगे कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। उसी प्रकार से गैस को परिभाषित करते हैं, यानी कहेंगे कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाता है। इस प्रकार से आप जो है कि इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है कि अवस्थाओं का परिवर्तन, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और शानदार टॉपिक है।